Hello my dear students, welcome to the channel रूडिमेंटल केमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर कक्षा 12वीं रसायन माह अक्टूबर का असाइनमेंट जारी किया जा चुका है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को संपूर्ण व्याख्या के साथ इसका हल भी बताया जा रहा है और साथ में 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को माह अक्टूबर का असाइनमेंट पूर्ण करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, दर निर्धारक पद को समझाइए। इसका उत्तर है रासायनिक बल गतिकी में किसी अभिक्रिया की दर उस क्रिया की सबसे धीमी गति से होने वाले पद के द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है तो हम दर का निर्धारण उसी पद से करेंगे जो सबसे धीमी गति से संपन्न होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखिए, NO2 + F2 gives to NO2। ये अभिक्रिया जो है ये 2 पदों में होती है। पहले पद में NO2F का निर्माण होता है जो कि एक मंद अभिक्रिया है, और दूसरे पद में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो बनता है। तो ये जो सेकंड स्टेप है इसमें फ्लोरीन जो है वो परमाणविक रूप में आ जाता है और ये बहुत तेज़ी से होता है। तो सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट है, और जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें NO2 और फ्लोरीन के अणु इन्वॉल्व हैं ये स्लो स्टेप है। तो इसमें कुल 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया सबसे मंद होती है, जो पद सबसे मंद होता है वही दर निर्धारक पद होता है। तो उपरोक्त क्रिया में पद 1 यानी कि स्टेप 1 दर निर्धारक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा अवरोध क्या है, चित्र बनाकर समझाइए। यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। मैक्स स्ट्रॉस और विलियम लुइस ने 1916 से 1918 के मध्य संघट्ट सिद्धांत दिया था। यह जो सिद्धांत था वो गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित था। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि क्रिया करने वाले जो अणु हैं आपस में टकराते हैं और क्रियाफल का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया मिश्रण इकाई समय में प्रति इकाई आयतन में अभिकारक पदार्थों के मध्य होने वाले टक्करों की संख्या जो है आवृत्ति कहलाती, जिसे हम Z से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि जितने भी टक्कर होते हैं उन सभी टक्करों से हमेशा प्रोडक्ट नहीं बनता। उसके लिए एक आवश्यक ऊर्जा से इन्हें टकराना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यह आवश्यक नहीं कि अभिकारकों के मध्य होने वाली टक्करों से हमेशा क्रियाफल बने। तो ऐसे संघट्ट जिसके फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त होता है उसे हम प्रभावी संघट्ट कहते हैं। प्रभावी संघट्ट हो इसके लिए क्रियाकारी पदार्थ को कुछ अवरोध को दूर करना पड़ता है। तो ऐसे 2 प्रकार के अवरोध होते हैं, एक होता है ऊर्जा अवरोध और दूसरा होता है अभिविन्यास अवरोध। तो यहाँ पर हम केवल ऊर्जा अवरोध की बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये R यानी कि क्रियाकारक की ऊर्जा है और P यानी कि प्रोडक्ट की ऊर्जा है। तो ये जो क्रियाकारक है इसे बदलना है प्रोडक्ट में, तो ये डायरेक्ट नहीं बदल सकता। जब तक ये सक्रिय संकुल यानी कि ये इतनी ऊर्जा तक ऊर्जा प्राप्त नहीं कर लेता, ये प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। तो इस ऊर्जा अवरोध को प्राप्त करने के लिए इसके पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, क्रियाकारक के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वह इस ऊर्जा लेवल को पार कर सके। इसके बाद अभिकारकों के मध्य होने वाले संघट्टों को प्रभावी बनाने के लिए अभिकारकों में एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जिसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं। कभी कभी यह प्रश्न ऊर्जा अवरोध के बारे में ना पूछ के देहली ऊर्जा के बारे में पूछा जाता है। तो वास्तव में यह जो न्यूनतम ऊर्जा होती है यही ऊर्जा अवरोध है और इसे ही हम देहली ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। यह ऊर्जा अभिकारकों में उपस्थित बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक होती। जब तक पुराने बंध नहीं टूटेंगे तो नया प्रोडक्ट नहीं बनता। तो उस बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है यही ऊर्जा अवरोध है जो कि देहली ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। तो यदि देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो टक्कर प्रभावी नहीं रहता और कोई उत्पाद नहीं बनता।
तो हमको क्या करना होता है, कभी कभी इसको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। तो देखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों के सामान्य ऊर्जा स्तर में देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा नहीं होती, अतः उन्हें अलग से ऊर्जा देनी पड़ती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे तापमान के रूप में, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा देते हैं, तब इसका मान जो है वो बढ़कर देहली ऊर्जा के बराबर हो जाता है। इसे फिर आगे चल के एक और नाम दिया जाता है सक्रियण की ऊर्जा, इसे हम EA से दर्शाते हैं। तो सक्रियण की ऊर्जा की अवधारणा के अनुसार अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक सीधे उत्पाद में नहीं बदलते, सभी अभिकारकों को एक ऊर्जा अवरुद्ध पार करना होता है। यह ऊर्जा अवरोध देहली ऊर्जा के बराबर होती है। इस ऊर्जा स्तर पर अभिकारक आपस में मिलकर एक अस्थायी जटिल यौगिक बनाते हैं जिसे सक्रिय संकुल कहा जाता है, जो कि अस्थायी होता है और ऊर्जा मुक्त करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो आप इस प्रश्न को यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने समझाने के लिए भी बढ़ाई हैं, आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, परंतु आपको ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ऊर्जा अवरोध और देहली ऊर्जा बताना ही पड़ेगा। तो आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए। तो ये यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। तो कोटि जो है वो वेग समीकरण में शामिल हुए गुणांकों का योग होता है, जबकि आणविकता जो है वो आप प्राथमिक या सरल अभिक्रिया, जो संतुलित अभिक्रिया होती है, उसको देखकर आप जोड़कर निकाल सकते हैं। कोटि का निर्धारण प्रायोगिक रूप से किया जाता है, जबकि आणविकता का निर्धारण हम सैद्धांतिक रूप से समीकरण को देखकर भी कर सकते हैं। कुछ स्थितियों में कोटि जो है वो भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन आणविकता हमेशा पूर्णांक के रूप में होती है। कोटि शून्य भी हो सकती है, परंतु आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। बहुपदी अभिक्रिया में कोटि को हम धीमे पद के द्वारा ही निर्धारित करते हैं, जबकि आणविकता सभी पदों के लिए निर्धारित की जाती है। बहुपदी अभिक्रिया में कुल कोटि केवल धीमे पद से ही व्यक्त की जाती है, जबकि बहुपदी अभिक्रिया में कुल आणविकता नहीं होती, केवल एक एक पदों में ही हम आणविकता निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में नहीं दिया, परंतु ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो हम इसको यहाँ से चालू करते हैं। ये देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक अभिक्रिया हम लेते हैं जिसमें A प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो हम अभिक्रिया की दर निकाल लेते हैं। अभिक्रिया की दर निकालने के लिए क्या किया जाता है, चूंकि हम क्रिया कारक ले रहे हैं इसीलिए यहाँ पर आप देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो माइनस dA/dt समानुपाती है एक्टिव मास ऑफ A और इसके ऊपर घातांक लगाया गया है 0। ठीक है, 0 क्यों लगाया गया, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, समानुपाती को बराबर करने के लिए ये देखिए समीकरण क्रमांक 1 में एक नियतांक ले लिया K, ठीक है, जो कि वेग नियतांक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये dt को पक्षांतर किया। ये देखिए ये जो dt है इसे पक्षांतर किया, यहाँ पर देखिए dt को पक्षांतर किया तो ये kt हो गया, लेकिन ये जो a की घात 0 है इसका मान हो जाता है 1। तो यहाँ पर 1 मान होने के कारण ये देखिए ये जो a⁴ है ये गायब हो गया और आपके पास केवल क्या बचा, dA = -k dt। माइनस के चिन्ह को हमने इस तरफ पक्षांतर कर दिया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब इसका क्या करना है, हमको समाकलन कर लेना है। तो जैसे ही हम समाकलन करेंगे तो dA जो है वो a के बराबर हो जाएगा और ये -kt + i यहाँ पर समाकलन नियतांक है। यदि t बराबर हम 0 ले लें, यदि हम t बराबर 0 ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो t है ये 0 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा kt वाला 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i बराबर 1 है। तो यहाँ पे 0 भी लगा दिया। 0 क्यों लगा दिया, क्योंकि ये प्रारंभिक सांद्रण है इसलिए 0 लगा दिया। तो अब क्या करना है, इस a का मान हमको इस समीकरण 3 में रखना है। तो ये देखिए ये a और a एज इट इज़ है, -kt भी वैसा ही है, खाली i के जगह पे i0 लगा दिया। ठीक, अब इसके बाद इसे क्या करना है, हमको व्यवस्थित कर देना। तो ये -kt को पक्षांतर कर लिया, इधर आ गया और ये +a0 वैसा ही है और ये इस तरफ आया माइनस आ गया -a0। अब इसे व्यवस्थित कर दीजिए। k बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण माइनस t समय के बाद सांद्रण बटे t।
अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब हमको अर्धायुकाल निकालना है। ये अभी जो निकाला ये क्या चीज़ निकला, वेग समीकरण निकला। अब इसके लिए अर्धायुकाल निकालना है तो हमको क्या करना होगा, टी को हम क्या ले लेंगे, टी हाफ, क्योंकि ये अर्धायुकाल निकाल रहा है और ए जो है प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल इस वाले समीकरण में वैल्यूज़ रखनी है। तो ये क्या हो गया, ए नॉट यानी कि A0 प्रारंभिक सांद्रण माइनस हाफ लाइफ पीरियड यानी कि अर्धायुकाल के बाद सांद्रण, तो वो क्या हो जाएगा A0/2 के। अब हमको बस इसे हल करना है। तो आप जब A0 माइनस A/2 करोगे, A0/2 करोगे तो आपको ये वाला समीकरण मिल जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि जो टी हाफ है यानी कि अर्धायुकाल है प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। यदि आप टी हाफ और प्रारंभिक सांद्रण के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो आपको जो स्लोप प्राप्त होगा वो 1/2 के प्राप्त होगा। तो वो इस समीकरण का वैलिडेशन है। ठीक, तो इस प्रकार ये वाला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एक यहाँ पे अंकित प्रश्न दिया हुआ है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 15 मिनट है। इस अभिक्रिया के 90% अंश पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ये बड़ा ही सरल प्रश्न है, लेकिन यदि आपको सही मेथड ना मालूम हो तो ये आपको बनाने में काफ़ी मुश्किल का सामना है। तो उपरोक्त प्रश्न में क्या दिया है, आपको टी हाफ की वैल्यू दी 15 मिनट और पूछा गया है 90% होने में कितना समय लगेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल टी हाफ बराबर 0.693 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसे पक्षांतर कर देना है। के को इधर ले आएंगे और टी को इधर ले आएंगे। ये देखिए इस इक्वेशन में कर लिया। तो के बराबर हो जाएगा 0.693/15। ठीक, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण जो है वो इसके बराबर होता है 2.303/T log A/A माइनस एक्स। तो A यहाँ पर होता है प्रारंभिक सांद्रण। यदि हम प्रारंभिक सांद्रण को 100 मान ले, A बराबर क्या मान ले 100, तो 90% के बाद सांद्रण कितना बच जाएगा, 100 माइनस 90। तो आपको क्या करना है, A की जगह पे 100 लिखना है और A माइनस एक्स की जगह पे 100 माइनस 90 लिखना है। तो अब ये 100 माइनस 90 यानी कि 10 आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये आपके लिए बहुत आसान है, 2.303 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 0.693 करिए, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ये लगभग 50 मिनट के बराबर आता है। नेक्स्ट है स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभिन्न द्रव स्नेही कोलाइड में की रक्षा क्षमता अलग अलग होती है। इसे व्यक्त करने के लिए जिगमोंडी ने स्वर्ण संख्या का प्रयोग किया था, जिसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो स्वर्ण संख्या के कोलाइडी विलयन में 10 मिलीलीटर को 10% NaCl में 1 मिलीलीटर द्वारा होने वाले स्कंदन से रक्षा करती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। यहाँ पर आप देखिए जिलेटिन, हीमोग्लोबिन, अंडे की जर्दी, सोडियम ओलिएट, पोटैटो स्टार्च, डेक्स्ट्रिन और स्टार्च, इन सब की स्वर्ण संख्या का मान भी मैंने यहाँ पर दिया है। यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम नेक्स्ट में चले जाते हैं। दूध में खटाई डालने पर वह स्कंदित क्यों हो जाता है। तो इसका उत्तर है दूध एक कोलाइडी विलयन होता है जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल और परिचित प्रावस्था वसा होती है इमल्शन के रूप में। इसमें अघुलनशील केसीन प्रोटीन के साथ मिलकर यह एक जटिल मिसल बनाती है और यह ऋणावेशित होता है। तो जैसे ही हम कोई अम्ल डालते हैं तो हम ये जानते हैं कि कोई भी अम्ल तभी अम्ल है जब वो H+ आयन देता है। अम्ल की अम्लता इसी बात पर निर्भर करती है। तो जैसे ही आप अम्ल डालते हो तो उसको हाइड्रोजन आयन मिलता है जो धनात्मक है। तो ये क्या करता है, इसके ऋणात्मक मिसेल को स्कंदित कर देता है, यानी कि उदासीन कर देता है, जिससे यह स्कंदित हो जाता है। इस प्रकार दूध जो है वो अम्ल डालने पर या खटाई डालने पर स्कंदित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी के डेल्टा निर्माण में स्कंदन की भूमिका बताइए। तो नदियों में मिट्टी और रेत के कण कोलाइड के रूप में विद्यमान रहते हैं। समुद्र जल में नमक या अन्य विद्युत अपघट्य घुले होते हैं। तो जहाँ पे भी नदियाँ समुद्र से मिलती हैं तो नदी में उपस्थित जो मिट्टी और रेत के कण हैं और समुद्र में उपस्थित विद्युत अपघट्य, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है और ये स्कंदित हो जाते हैं। अतः अवक्षेप के रूप में आपको ये प्राप्त होते हैं और इस प्रकार नदी और समुद्र के मिलने के स्थान पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, अधिशोषण समतापी वक्र क्या है। फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी वक्र को समझाइए। इस टॉपिक का मैंने पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना के इस चैनल में डाला हुआ है। क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने इसमें शंका भी जाहिर की थी कि असाइनमेंट में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसको समझने वाला टॉपिक है ये। किसी ठोस के पृष्ठ पर किसी गैस के अधिशोषण की मात्रा जो होती है दो कारक पर निर्भर करती है। एक को आप कहते हो दाब और दूसरा होता है ताप।
यदि आप दाब को स्थिर रख दें तो अधिशोषण के पृष्ठ पर अधिशोषित गैस की मात्रा और उसके संगत दाब के बीच यदि आप ग्राफ खींचोगे तो उसे हम कहते हैं अधिशोषण समतापी वक्र। तो यदि हम अधिशोषण की मात्रा को x/m से दर्शाएं और दाब को p से दर्शाएं तो जो ग्राफ प्राप्त होगा वह अधिशोषण समतापी कहलाएगा। इस ग्राफ में ताप को स्थिर रखा गया है, आप देखिए ग्राफ है यहाँ पर, और ये अधिसूचित नहीं है, ये अधिशोषित है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। यह है अधिशोषित गैस की मात्रा x/m और दाब के बीच ग्राफ खींचा गया। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो ये लाइन है ये आपको संतृप्तता दाब बताती है, मतलब इस दाब पे आने के बाद अब कोई भी दाब बढ़ाने पर अधिशोषण में वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी। फ्रेंडलिच ने क्या किया, एक समान अधिशोषण और अधिशोष्य को अलग अलग ताप पर दाबों के सापेक्ष x/m में परिवर्तन करने वाला एक ग्राफ खींचा। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है अधिशोषण की मात्रा भी, जैसे जैसे ताप घटाते हैं अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो इन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। कम ताप पर ग्राफ जो होता है लगभग सीधी रेखा होती है, अर्थात x/m जो है वो p के समानुपाती होता है, जहाँ पर k आप नियतांक के रूप में लेते हो। दूसरा चीज़ इन्होंने यह बताया कि जैसे ही दाब उच्च दाब पर ये लगभग स्थिर हो जाता है और दाब परिवर्तन के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आपको x/m समानुपाती होगा p की घात 0। p की घात 0 का मतलब ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाता है। और तीसरी कंडीशन होती है कि x/m का मान दाब पर निर्भर करता है जो 0 से लेके 1 के मध्य अर्थात भिन्नात्मक होता है। इसे आप इस प्रकार दर्शाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर n नियतांक है जो अधिशोषक और अधिशोष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। उपरोक्त समीकरण का यदि आप लॉग ले लेते हो तो आपको इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होता है। इसके बाद यदि हम इसके बीच में ग्राफ खींचें, एक अक्ष पर यदि log x/m लें और दूसरे अक्ष पर log p लें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका जो स्लोप है वो 1/n के बराबर और इंटरसेप्ट जो है वो log k के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। ये देखिए अलग अलग ताप के लिए इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ था। देखो 273 केल्विन जब ताप है तो ग्राफ आपको नीचे मिल रहा है और 200 केल्विन पे ताप ऊपर मिल रहा है, अर्थात ताप घटाने पर अधिशोषण बढ़ता है। दूसरा ग्राफ जो है log x/m और log p के बीच खींचा गया है, इसका स्लोप 1/n के बराबर और अंतःखंड log k के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर लिखिए। तो आप इसका अंतर देख सकते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड आसानी से सामान्य विधि द्वारा बना सकते हैं, जबकि द्रव विरोधी को आप विशेष विधि द्वारा बनाना पड़ता है। द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं और द्रव विरोधी अस्थायी होते हैं और इसमें स्थायी कारक मिलाना होता है। ये आसानी से जलयोजित हो जाते हैं जबकि ये आसानी से जलयोजित नहीं होते। द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय होते हैं जबकि द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये प्रायः कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं जबकि जो द्रव विरोधी होंगे वो अकार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। द्रव स्नेही की श्यानता परिक्षेपण माध्यम की श्यानता से अधिक होती है जबकि इनकी श्यानता लगभग माध्यम के बराबर ही होती है। द्रव विरोधी में पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है जबकि द्रव विरोधी में पृष्ठ तनाव लगभग परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। आप उदाहरण भी लिख सकते हैं यहाँ पे, द्रव स्नेही के गोंद और स्टार्च और द्रव विरोधी के गोल्ड के कोलाइड सॉल, धातु सल्फाइड जैसे आर्सेनिक सल्फाइड इत्यादि। तो इस प्रकार ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसका और अध्ययन कर सकें और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको टाइम टाइम पर ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।